So let's see some problem related to the resolution of vector. और यहाँ पे first problem क्या है देखिए, यहाँ पे क्या है box है, this is a box and this box is pulled with the force of 80 Newton and this force makes an angle 30 degree with the horizontal. तो इसमें first question क्या है, effective pulling component in horizontal direction. Okay, so this is the first question. And second question is that force tending to lift box. Force tending to lift box. And third question is that write the force vector. Write the force vector. Okay, so these are the three questions which we are going to solve now. तो डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे बॉक्स है, उसको एक रोप अटैच्ड है, रोप को फोर्स कितना लगाया है, 80 न्यूटन का फोर्स लगाया है एंड रोप्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. तो पहले निकालना है इफेक्टिव पुलिंग कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 80 न्यूटन का कितना फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा एंड 80 न्यूटन में से कितना फोर्स उस बॉक्स को वर्टिकली पुल करेगा, ये हमें निकालना है. मतलब क्या करना है, यहाँ पे आपको 80 न्यूटन के कंपोनेंट्स निकालने हैं. 80 न्यूटन के कंपोनेंट्स, क्योंकि 80 न्यूटन देखिए इंक्लाइंड है, उसके हम दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं. फर्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सेकंड इज द वर्टिकल कंपोनेंट. ओके, सो आई कैन राइट हियर कंपोनेंट्स ऑफ 80 न्यूटन फोर्स. So answer will be like this. Components. Okay. Components of 80 Newton force. In this case, first will be the horizontal component. Okay. Horizontal component कितना रहेगा बोलिए, 80. यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है, 80 के दो कंपोनेंट आ जाएंगे. फर्स्ट विल बी 80 cos थीटा, सेकंड विल बी 80 sin थीटा. तो मैंने आपको बोला है cos थीटा कौन से साइड में रहता है, sin थीटा कौन से साइड में रहता है. जिस साइड में एंगल है उस साइड में क्या रहता है, cos का कंपोनेंट रहता है. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रहेगा 80 cos 30, ठीक है ना, 80 into cos 30. ठीक है, अभी cos 30 का वैल्यू आपको पता होगा. cos 30 का वैल्यू कितना रहता है, √3/2 रहता है. cos 30 is equal to √3/2 and therefore horizontal component of the force will be 80 divided by 2 is 40 and 40 √3 Newton will be the horizontal component. इसका मतलब ये होता है कि 80 न्यूटन में से 40 √3 न्यूटन, ये जो फोर्स है वो बॉक्स को हॉरिजॉन्टली पुल करेगा. ओके, सो 40 √3 न्यूटन फोर्स विल पुल द बॉक्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन ए. इफेक्टिव पुलिंग कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी 40 √3. मतलब किसी भी बॉक्स को जब हम इंक्लाइन खींचते हैं तो क्या होता है, टोटल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगेगा. 80 में से some component will be in horizontal direction. ठीक है, अभी इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालता हूं मैं. अभी सेकेंड वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 80 sin 30. ठीक है, सो दैट इज 80 sin 30. So 80 into sin 30 is 1/2. So it is coming to be 40 Newton. मतलब 80 sin 30 मतलब 40 न्यूटन का, जो 80 न्यूटन में से 40 न्यूटन फोर्स क्या करेगा, अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड एक्ट होगा. तो 40 न्यूटन क्या करेगा, उस बॉक्स को लिफ्ट करने का प्रयत्न करेगा. ठीक है, सो फोर्स टेंडिंग टू लिफ्ट बॉक्स विल बी 40 Newton. So this will be the answer of your second question. And
थर्ड क्वेश्चन, अभी क्या करना है मुझे, फोर्स वेक्टर लिखना है। फोर्स वेक्टर मतलब सपोज दिस इज x डायरेक्शन एंड सपोज दिस इज y डायरेक्शन, ठीक है, x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। सो x डायरेक्शन में कितना फोर्स है, x डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल दैट इज 40√3 है। तो दिस इज इन कौन से डायरेक्शन है, पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में है, करेक्ट है ना। 40√3 ये 40√3 आता है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, और ये जो 40 न्यूटन है वो अपवर्ड है ना, अपवर्ड मतलब पॉजिटिव y डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो फोर्स वेक्टर कैसे लिखूंगा मैं, देखिए अभी, देयरफॉर फोर्स वेक्टर F बार इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, मतलब x डायरेक्शन में कितना है, 40√3 है, 40√3। x डायरेक्शन मतलब i कैप कितना है, और y डायरेक्शन में कितना है, 40 है, प्लस 40, एंड पॉजिटिव y डायरेक्शन मतलब j कैप। सो इन दिस वे फोर्स वेक्टर इज रिटन इन वेक्टर फॉर्म। समझ में आया क्या? देखिए इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलिए, एनी डाउट इन दिस केस? ठीक है, मतलब यहाँ पे किसी बॉक्स पर हम जब इंक्लाइन फोर्स लगाते हैं तो वो कंप्लीट फोर्स लिफ्ट करने के लिए या फिर पुल करने के लिए नहीं यूज होता है, उसमें से सम कंपोनेंट पुल करने के लिए यूज होगा, सम कंपोनेंट विल बी अप्लाइड वर्टिकल, ठीक है। So in this way we have written the force in vector form by calculating the components. अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। A man rows boat with speed 18 kmph in northwest direction. Okay, there is a man which drives, उसको बोलते हैं rows a boat in northwest direction, ठीक है। एक मैन क्या कर रहा है, बोट को ड्राइव कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा है, विद द स्पीड ऑफ 18 kmph, विद स्पीड, इसका स्पीड भी दिया है, विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, 18 kmph, ठीक है, 18 kmph। एंड यहाँ पे क्या दिया है, द शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। यहाँ पे और क्या दिया है, शोर लाइन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखिए ऐसे समझ में आएगा। शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। Obtain the component of velocity along and perpendicular to shoreline. Okay, क्या करना है, component along and perpendicular to shoreline. Find component along and perpendicular to shoreline. This is the question. Next question for the resolution of vectors. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? देखिए यहाँ पे एक मैन है who is rowing the boat, driving the boat in north south direction, मतलब बोट का वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कितने स्पीड से, 18 kmph के स्पीड से। एंड शोर लाइन जो है, शोर लाइन मतलब वो जो रिवर है, रिवर का डायरेक्शन। शोर लाइन मतलब रिवर का जो बैंक रहता है, बैंक, उसका जो किनारा रहता है उसका भी डायरेक्शन दिया है। ओके, वो कैसा है, 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट है। तो फाइंड द कंपोनेंट along and perpendicular to shoreline.
ओके, तो स्पीड का या वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें निकालना है। तो इसका पहले क्या करना पड़ेगा, हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने पर ही आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या करूंगा, देखिए, दिस इज सपोज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, so these are the directions, okay, just a minute। डायरेक्शन किस तरह से, देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, सपोज दीज आर द डायरेक्शंस। दिखाई देता है कि, देखिए, सपोज डायरेक्शंस आर लाइक दिस, नॉर्थ इज अपवर्ड, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे वेस्ट, ठीक है। अभी देखिए, पहले मैं बोट का डायरेक्शन दिखाऊंगा, बोट का डायरेक्शन। सो बोट का डायरेक्शन कैसा है, बोट का डायरेक्शन, बोट का वेलोसिटी का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ और वेस्ट के एग्जैक्टली बीच में, ठीक है। बोट का जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन कैसा है, नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ और वेस्ट के एग्जैक्टली बीच में, मतलब once again here I can draw a big diagram, north, east, west, south, और यहाँ पे this is the direction of the velocity, that is phi bar लिखता हूँ इसको, phi bar, करेक्ट है ना, phi bar। so north west डायरेक्शन में है, that is the velocity, and river कौन से डायरेक्शन में है, रिवर का शोर लाइन कौन से डायरेक्शन में है, 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में, मतलब वो रिवर का डायरेक्शन है, शोर लाइन का डायरेक्शन है। अभी मुझे बताइए, यहाँ पे 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट दिया है, मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में एंगल आएगा, साउथ और वेस्ट के बीच में एंगल आएगा, लेकिन 50 डिग्री विथ साउथ होगा या फिर विथ वेस्ट होगा, ये मुझे पहले बताइए। 15 डिग्री विथ साउथ या फिर विथ वेस्ट, करेक्ट, विथ वेस्ट। 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में, एंड एंगल इज विथ वेस्ट, मतलब इस तरह से एंगल रहेगा। So this is your direction of the river or shoreline, 15 degree with west, 15 degree south of west, okay। तो यहां तक समझ में आया कि, देखिए, यहां तक समझ में आया क्या, any doubt up to this point? any doubt? हाँ, फिर एक बार आपको बता देता हूं, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, देखिए, मैन ड्राइव्स ए बोट इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सो ये बोट का जो वेलोसिटी है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, मतलब इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद शोर लाइन जो है, मतलब शोर लाइन जो है, मतलब ये क्या हो जाएगा, रिवर बैंक रहेगा, रिवर बैंक, मतलब शायद ये क्या रहेगी आपकी, इस डायरेक्शन में आपकी शायद ये रिवर्स रहेगी, यहाँ पे वाटर ऐसा फ्लो होता होगा, और बोट एक शोर से दूसरे शोर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो शोर है वो किस डायरेक्शन में, देखिए, 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में 15 डिग्री विथ वेस्ट, ये एंगल है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखिए, साउथ ऑफ वेस्ट मतलब एंगल विथ वेस्ट लेना है, वेस्ट ऑफ साउथ बोला जाता, वेस्ट ऑफ साउथ अगर बोला जाता तो क्या करते थे हम, एंगल विथ साउथ लेते थे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, यहाँ पे और एक बार लिखता हूं, देखिए, यहाँ पे अगर ऐसा दिया है कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब क्या लेना है, डायरेक्शन इस नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में डायरेक्शन है, लेकिन एंगल जो है 30 डिग्री वो किसके साथ है, ईस्ट के साथ है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। इसी तरह से ये नॉमेनक्लेचर या फिर सिंबल रहता है। तो शोर लाइन जो है, रिवर का जो बैंक है, वो किस डायरेक्शन में दिया है, 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अभी यहाँ पे क्या करना है, वेलोसिटी का
शोर लाइन के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट और शोर लाइन को परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट निकालना है। मतलब ये जो शोर लाइन है ना, इसको परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट हमें निकालना है और अलोंग दी शोर लाइन एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट निकालने हैं। अभी कंपोनेंट निकालने के लिए क्या होना जरूरी है? हमारे पास एंगल होना जरूरी है। ओके, कंपोनेंट निकालने के लिए हमारे पास एंगल चाहिए। कौन सा एंगल चाहिए? वेलोसिटी ने शोर लाइन से कितना एंगल किया है वो हमें चाहिए। अभी डायग्राम देख के आप बता सकते हैं क्या मुझे कि वेलोसिटी ने शोर लाइन के साथ कितना एंगल किया है? वेलोसिटी ने शोर लाइन के साथ कितना एंगल किया है? फ्रॉम द डायग्राम यहाँ पे 50 डिग्री है। अभी वेलोसिटी ने शोर लाइन से किया हुआ एंगल मतलब ये एंगल आ जाएगा। ये एंगल मुझे चाहिए, यहाँ पे ये एंगल चाहिए मुझे, दिख रहा है ना? कितना रहेगा वो एंगल? वेलोसिटी, हाउ मच एंगल द वेलोसिटी मेक्स विथ शोर लाइन। देखिए ये तो साउथ और वेस्ट के एग्जैक्टली बीच में है, तो ये एंगल आपको पता है ना, सॉरी नॉर्थ एंड वेस्ट के एग्जैक्टली बीच में है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? नॉर्थ एंड वेस्ट के एग्जैक्टली बीच में, मतलब ये एंगल हो जाएगा 40 डिग्री, 45 डिग्री, एंड ये कितना है? 15 डिग्री है। 45 डिग्री एंड 15 डिग्री मतलब 60 डिग्री विल बी द एंगल। तो फिर एक बार यहाँ पे डायग्राम निकालता हूँ। देखिए दिस इज द शोर लाइन एंड वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द शोर लाइन। सो इस तरह से हमें एंगल मिल गया वेलोसिटी और शोर लाइन के बीच में। समझ में आ रहा है क्या? शोर लाइन, सो दिस इज योर शोर लाइन, ठीक है, दिस इज योर शोर लाइन एंड वेलोसिटी जो है बोट का वेलोसिटी वो 60 डिग्री विद शोर लाइन। इसका मतलब ये आ गया। अगर यहां तक समझ में आ गया तो आगे का कंपोनेंट निकालना बहुत इजी है। तो यहां तक समझ में आ गया कि देखिए मतलब बोट के वेलोसिटी ने शोर लाइन से कितना एंगल किया है, ये समझ में आया कि देखिए पहले। हाँ, अभी कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? वेरी इजी। वन कंपोनेंट इज cos थीटा, अनदर कंपोनेंट इज sin थीटा। phi cos थीटा एंड phi sin थीटा, दीस आर द टू कंपोनेंट्स ना। तो यहाँ पे देखिए along the shore line मतलब ये कंपोनेंट आ जाएगा इधर along, एंड परपेंडिकुलर टू शोर लाइन मतलब ये कंपोनेंट आ जाएगा। मुझे अभी बताइए ये कंपोनेंट क्या रहेगा? along the shore line कंपोनेंट क्या रहेगा? phi sin थीटा रहेगा कि phi cos थीटा रहेगा? cos रहेगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट रहेगा phi cos 60 एंड ये कंपोनेंट क्या रहेगा? phi sin 60। हो गया। अभी इसका सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ओके, so I am going to erase this now. Okay, अभी देखिए यहां पे लिखता हूं। so therefore component of velocity along shoreline is equal to phi cos 60 एंड phi कितना दिया गया है? यहाँ पे phi दिया है 18 kmph। so 18 cos 60, cos 60 कितना होता है बताइए? cos 60 कितना होता है? 1/2, 18 into 1/2 मतलब कितना आ जाएगा? 9 kmph। ओके, 9 kmph। एंड सेकंड इज द component of velocity, okay, perpendicular, ठीक है, perpendicular to shoreline, वो हो जाएगा phi sin 60, okay, that is 18 sin 60 मतलब 18 into √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 9 √3 किलोमीटर पर आवर kmph।
ओके, सो कंपोनेंट आ गया, इस तरह से कंपोनेंट आ जाएगा। सो वेलोसिटी का कंपोनेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, समझ में आया कि देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट डायरेक्शन हमें दिए गए। कौन सा पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया है, वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, एग्जैक्टली बीच में वेलोसिटी का डायरेक्शन है। एंड शोर लाइन का डायरेक्शन कैसा है, 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट है। तो ये डायग्राम ड्रॉ करके पहले हमने क्या किया, वेलोसिटी ने शोर लाइन के साथ कितना एंगल किया है ये हमने पहले निकाला। ये 45 डिग्री 15 डिग्री मतलब टोटल एंगल मेड बाय द वेलोसिटी विद द शोर लाइन विल बी 60 डिग्री। और एक बार हमें एंगल मिल गया तो cos थीटा और sin थीटा ओनली यूज करना है। ओके, जिस साइड में एंगल रहता है वहां का कंपोनेंट फी cos थीटा रहेगा, और जिस साइड में एंगल नहीं है वहां का कंपोनेंट फी sin थीटा रहेगा। Okay, so in this way this problem is solved. So any doubt in this problem? और एक प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है, और एक प्रॉब्लम देखेंगे। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जो कंपोनेंट रहते हैं वो आपको ऐसा समझ लीजिए कि मगफ ही करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है, ये जो कंपोनेंट अभी जो हम देखने वाले हैं वो लॉज ऑफ मोशन नाम का जो टॉपिक है उसमें बहुत इसका यूज है। देखिए यहाँ पे क्या है, there is one inclined plane like this, there is a inclined plane which makes an angle theta with horizontal. Okay, this is inclined plane and ये क्या कर रहा है, it makes an angle theta with horizontal। and यहाँ पे मैंने m मास का एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक या फिर ऑब्जेक्ट रखा है, ये ब्लॉक है, इसका मास कितना है, m है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेट। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कंपोनेंट्स of weight, components of weight along and perpendicular to inclined या फिर inclined plane। okay, this is the question and this is a very important question, क्योंकि ये आपको आगे के जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन नाम का चैप्टर उसमें लगने वाला है, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट किस तरह से निकालेंगे, देखिए मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे एक ब्लॉक है, वो कहाँ पे रखा है, इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, एंड दिस इंक्लाइन प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे इसके वेट के कंपोनेंट निकालने हैं। इसका वेट कितना रहेगा, बोलिए, वेट कितना रहता है, मास m है तो वेट mg रहेगा, मतलब हमें mg का कंपोनेंट निकालना है, वेट का कंपोनेंट निकालना है, मतलब mg का कंपोनेंट्स निकालना है। और आपको पता है देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स ऑफ द mg, वन विल बी mg cos थीटा एंड अनदर विल बी mg sin थीटा, ठीक है। तो वही दो कंपोनेंट आ जाएंगे, लेकिन अलोंग द प्लेन कौन सा है आएगा और परपेंडिकुलर टू प्लेन कौन सा आएगा ये हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये एंगल ढूंढना पड़ेगा, ये एंगल कितना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, this will be along the plane component। so in this way these are the two components, okay, this is perpendicular to the plane and this is along the plane। तो मुझे आप अभी बताइए थीटा एंगल जो है, थीटा एंगल, तो यहाँ पे थीटा एंगल ये ऊपर वाला होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का होगा कि राइट हैंड साइड का होगा थीटा एंगल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एंगल लेना पड़ेगा तभी मैं mg का, अगर थीटा यहाँ पे आता है, थीटा अगर यहाँ पे आता है तो इधर का कंपोनेंट ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा होता है, और थीटा अगर यहाँ पे आता है तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। मतलब मुझे अभी बताइए फ्रॉम द डायग्राम लेफ्ट का एंगल या फिर राइट का एंगल थीटा रहेगा, वो बताइए मुझे थोड़ा सा, लेफ्ट या फिर राइट।
Some students are saying right, some students are saying left. कौन सा रहेगा? I think it is left. No, no, no. I think it is right. No, no. I think it is left. No, I think it is right. कौन सा आएगा? कुछ राइट बोल रहे हैं, कुछ लेफ्ट बोल रहे हैं. लेफ्ट राइट करते रहो ऐसे दिन भर. ठीक है, तो यहाँ पे राइट वाला एंगल जो है वो थीटा आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? क्या कोई बता सकता है राइट वाला एंगल थीटा क्यों आ जाएगा? राइट वाला देखिए, ये इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं. अभी ये क्या है, देखिए ये दिस लाइन, दिस एरो हेडेड लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना. सपोज प्लेन हॉरिजॉन्टल होता तो ये लाइन ऐसा होता. ओके, उसको परपेंडिकुलर. अभी क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल में रोटेट किया तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल में रोटेट होगा. पहले मतलब ये अगर हॉरिजॉन्टल मतलब इंक्लाइन प्लेन जो है वो पहले अगर हॉरिजॉन्टल होता तो ये उसका नॉर्मल जो है वो वर्टिकल होता. अभी इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल से रोटेट हो गया तो ये भी थीटा एंगल से इधर रोटेट होगा इस तरह से. करेक्ट है ना? इस तरह से हम थिंक कर सकते हैं. That is the way to think. Okay? मतलब जितने एंगल से सरफेस रोटेट होने वाला है उतने ही एंगल से उसका परपेंडिकुलर रोटेट होने वाला है. ओके, तो यहाँ पे दिस विल बी mg cos थीटा एंड यहाँ का जो कंपोनेंट रहेगा दैट इज mg sin थीटा. ओके, so therefore here components of weight first along surface of that incline will be mg sin theta and second perpendicular to surface कितना रहेगा, perpendicular to surface okay, mg cos theta. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि लॉज ऑफ मोशन में इंक्लाइन प्लेन का बहुत सारा प्रॉब्लम है. वहां पे अभी प्रॉब्लम देखते ही आपको समझ जाना है अलोंग द प्लेन mg sin थीटा रहता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन mg cos थीटा रहता है. ओके, ये फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होगा. ओके, मतलब इंक्लाइन प्लेन पर हमने एक ब्लॉक रखा तो अलोंग द प्लेन mg sin थीटा, परपेंडिकुलर टू प्लेन mg cos थीटा. ओके, मैंने क्या बताया, अलोंग द प्लेन mg sin थीटा रहेगा हमेशा, परपेंडिकुलर टू प्लेन mg cos थीटा रहेगा. समझ में आ रहा है? ओके, अनन्या बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा. अगर एक ब्लॉक हम इंक्लाइन प्लेन पर रखते हैं तो यहाँ पे दो कंपोनेंट रहेंगे, एक तो mg sin थीटा और दूसरा mg cos थीटा. थीटा जिस साइड में रहेगा वहां का कंपोनेंट mg cos थीटा रहेगा. तो थीटा कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे है, तो mg का राइट का कंपोनेंट mg cos थीटा होगा एंड अदर कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा. वेरी सिंपल है. ओके, थीटा एंगल थीटा कैसे, अगर थीटा का बाय यूजिंग ज्योमेट्री आपको अगर प्रूव करना है तो वो भी प्रूव कर सकता हूं. ओके, देखिए ये कैसे प्रूव कर सकते हैं. देखिए अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा है तो ये एंगल विद द वर्टिकल निकालना है मुझे. ये एंगल कितना है निकालना है. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ. ये एंगल मतलब ये एंगल हो जाएगा. ओके, अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, नाउ सपोज दिस एंगल इज x एंड दिस एंगल इज y. सपोज
x एंड y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा प्लस x कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल है ना, ऐसा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है। ओके, थीटा प्लस x 90। ओके, उसके बाद x प्लस y, इसको ये परपेंडिकुलर है ना, इसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल रहे थे, ये परपेंडिकुलर रहेगा, x प्लस y भी कितना रहेगा, 90 ना, मतलब थीटा प्लस x इज 90 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 90, मतलब देखिए थीटा प्लस x 90 है एंड y प्लस x 90 है, मतलब थीटा इज इक्वल टू y, y ही होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू y, मतलब यहाँ पे थीटा एंगल आना चाहिए। ओके, अब ये समझ में आया कि देखिए दिस इज बाय यूजिंग ज्योमेट्री, लेकिन डायरेक्टली लॉजिक लगा के भी आपको आना चाहिए, जब हॉरिजॉन्टल सरफेस थीटा डिग्री में रोटेट होता है तो उस हॉरिजॉन्टल सरफेस का नॉर्मल भी थीटा डिग्री में रोटेट होता है। ओके, सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। मतलब जब सरफेस थीटा डिग्री में रोटेट होता है तो सरफेस का जो नॉर्मल है वो भी ऑटोमेटिकली वर्टिकल, क्योंकि इनिशियल वर्टिकल रहेगा ना, वो नॉर्मल वो थीटा डिग्री से रोटेट हो जाएगा। अदरवाइज बाय यूजिंग ज्योमेट्री यू कैन डू लाइक दिस। ओके, यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे थीटा बनेगा, सपोज दिस एंगल आर x एंड y, ठीक है, सो थीटा प्लस x 90 आता है एंड y प्लस x आल्सो 90 आता है, मतलब थीटा शुड बी इक्वल टू y ही होना चाहिए, तभी ये x में मतलब या फिर सब्ट्रैक्शन एडिशन करके आप प्रूव कर सकते हैं दैट थीटा इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा थीटा, तो यहाँ पे एंगल मैंने इसलिए थीटा लिया। ओके, so this is a very important question। ओके, फिर एक बार मुझे बताइए, अगर इंक्लाइन प्लेन पर कोई हम ब्लॉक रखते हैं तो अलोंग द प्लेन कंपोनेंट कौन सा रहता है, mg cos थीटा ना, अलोंग द प्लेन mg cos थीटा रहता है, करेक्ट है कि नहीं है, आपका ध्यान है ना? हाँ, अलोंग द प्लेन कौन सा रहता है, mg sin थीटा रहता है एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन mg cos थीटा रहता है। ये ध्यान में ही रखना है, ये कभी नहीं भूलना है, जब तक आपका लाइफ खत्म नहीं होता तब तक मतलब आपके मरते दम तक ही आपको अभी ध्यान में रखना है। ओके, मतलब अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन दो कंपोनेंट रहते हैं, mg sin थीटा mg cos थीटा, mg sin थीटा विल बी अलोंग द प्लेन, mg cos थीटा विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन। उसके बाद there are some other question related to resolution of factors, write following description in vector form। ओके, अभी देखिए राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए राइट following descriptions in vector form, write following descriptions in vector form, this is the question। so number one is velocity is 30 kmph northeast, वेलोसिटी कितनी है, 30 kmph नॉर्थ ईस्ट। ओके, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर and 37 degree south of east। third, force 20 Newton and 60 degree नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ओके, ये वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना है, मतलब आई एंड जे के फॉर्म में मुझे लिखना है। तो पहले तो वेलोसिटी 30 kmph नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका डायग्राम निकालूंगा। देखिए
डायग्राम इस तरह से रहेगा, दिस इज ईस्ट, ईस्ट को ही हम आई कैप ले लेंगे, दिस इज नॉर्थ, इसको मैं जे कैप ले लूंगा। मुझे बताइए वेस्ट के लिए क्या आ जाएगा, वेस्ट एंड साउथ के लिए क्या आ जाएगा, बताओ जरा, आई जे के क्या आ जाएगा वेस्ट के लिए, वेस्ट के लिए क्या आ जाएगा, वेस्ट के लिए माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, एंड साउथ के लिए माइनस जे कैप। ठीक है, ये हम नोटेशन जनरली यूज करते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखिए, ईस्ट के लिए आई कैप लेना है, नॉर्थ के लिए जे कैप लेना है, साउथ के लिए माइनस जे कैप लेना है। ओके, माइनस जे कैप, ठीक है, दिखाई देता है क्या, देखिए इट इज माइनस जे कैप। एंड वेस्ट के लिए माइनस आई कैप लेना है। ओके, तो यहाँ पे अभी देखिए, पहले वेलोसिटी 30 km पे नॉर्थ ईस्ट दिया है, नॉर्थ ईस्ट दिया है मतलब कहाँ पे ले लूं मैं, कितना एंगल लेना है मुझे बताओ, कहाँ पे होगा और कितना एंगल में होगा। हाँ, ओनली नॉर्थ ईस्ट दिया है तो एग्जैक्टली नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, करेक्ट, सेंटर 45 डिग्री, तो नॉर्थ और ईस्ट मतलब कहाँ पे आ जाएगा, इधर। ओके, दिस इज द वेलोसिटी, ये 30 kmph है, तो इसके दो कंपोनेंट, यहाँ का एंगल क्या आ जाएगा 45 डिग्री, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट रहेंगे, यहाँ पे एक कंपोनेंट रहेगा 30 cos 45 एंड दूसरा क्या रहेगा 30 sin 45। ओके, तो these are the two components, 30 cos 45 and 30 sin 45। okay, so I can write here, therefore velocity v bar is equal to, ये 30 cos 45 i कैप डायरेक्शन में रहेगा ना, तो इसलिए क्या बोलूंगा मैं, 30 cos 45 i कैप प्लस, और दूसरा इधर का कंपोनेंट ये क्या रहेगा 30 sin 45, एंड कौन से डायरेक्शन में, जे कैप डायरेक्शन में। जे कैप, सो फी बार इज इक्वल टू, अभी cos 45 का वैल्यू बताइए, cos 45 का वैल्यू 1/√2 रहता है, cos 45 या फिर sin 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 रहता है, तो 30 into 1/√2 i cap, okay, plus 30 into 1/√2 j cap, so phi bar is equal to, अभी 13 मतलब 15 into 2 लिख सकता हूं मैं, 30 मतलब क्या है 15 into 2, 2 divided by √2, 2/√2 मतलब वो √2 रहेगा, मतलब ये 15√2 i cap प्लस 15√2 j cap। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए, वो ध्यान में रखनी चाहिए, मतलब एंगल अगर 45 डिग्री होता है तो दोनों के दोनों कंपोनेंट सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। ओके, दोनों कंपोनेंट क्या रहेंगे, सेम मैग्नीट्यूड के रहेंगे। ओके, 45 डिग्री एंगल होता है, तो फी बार कितना है समझ में आ गया, 15√2 i कैप प्लस 15√2 j कैप। एनी डाउट इन दिस केस, एनी डाउट, नो डाउट। अभी डिस्प्लेसमेंट, उसका फिर से डायग्राम निकालूंगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ओके, अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसा है, 37 डिग्री है, साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में, और एंगल 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट के साथ एंगल कितना है 37 है, करेक्ट ना, डायग्राम इज लाइक दिस ना। हाँ, अभी 37 डिग्री मतलब यहाँ का, ये सपोज यस बार है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज यस बार, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 है ना, 50 डिस्प्लेसमेंट है 50, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ईस्ट डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाए, क्या जाएगा 50 cos 37, सो दिस विल बी ईस्ट डायरेक्शन, और दूसरा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में रहेगा बोलिए, दूसरा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में रहेगा,
दूसरा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, टुवर्ड साउथ रहेगा, मतलब डाउनवर्ड रहेगा। वो कौन कितना रहेगा, 50 sin 37, 50 cos 37, 50 sin 37, एंड देयरफॉर यहाँ पे यस बार लिखूंगा 50 cos 37 ईस्ट मतलब आई क्या, प्लस 50 sin 37, 50 sin 37 एंड साउथ मतलब क्या आ जाएगा, माइनस जे क्या, साउथ मतलब माइनस जे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे अभी यस बार इज इक्वल टू 50 cos 37 कितना होता है बता सकते हैं आप, cos 37 अभी याद रखना पड़ेगा आपको, cos 37 वो 4/5 रहता है, 4/5 आई कैप, और माइनस लेके आपका माइनस साइन मैं आगे ले लूंगा, 50 sin 37 रहता है 3/5 जे कैप। So displacement vector will be 50/5 मतलब 10 into 4 40 I cap minus 30 J cap. So this is the displacement vector, 40 I cap minus 30 J cap. Okay. 4/5 and 3/5. मैंने आपको बताया sin 37 cos 37 का वैल्यू कैसे याद में रखना है। अभी देखिए sin 37 या फिर cos 37 का वैल्यू कैसे याद में रखना है, इसके लिए मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा। ओके, sin 37 या फिर cos 37 रहने दो, या फिर sin 53 या फिर cos 53 रहने दो, इनका वैल्यू आइदर 3/5 और 4/5 रहता है। मैंने क्या बताया, इनका वैल्यू आइदर 3/5 और 4/5 रहता है। अभी sin 37 और sin 53 मैंने लिया, sin 37 का वैल्यू थोड़ा सा कम होना चाहिए और sin 53 का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो sin 37 होना चाहिए 3/5 एंड sin 53 होना चाहिए 4/5। ओके, अभी cos में क्या होता है, एंगल जब कम रहता है तो वैल्यू ज्यादा रहता है, और cos में एंगल जब ज्यादा रहता है तो वैल्यू उसका क्या रहता है, कम रहता है। मतलब cos 37 और cos 53 में ओके, cos 37 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/5 एंड cos 53 का आ जाएगा 3/5। ओके, तो इस तरह से थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, sin 37, sin 53, cos 37, cos 53, इनका जो वैल्यू है, मतलब ये चारों वैल्यू जो रहता है वो आइदर 3/5 रहता है या फिर 4/5 रहता है। ठीक है, अभी sin 37 और sin 53 का मैंने थिंक किया, sin 37 एंड sin 53, तो ये 3/5 4/5 आ जाएगा। एंड cos में cos 37 cos 53 में उल्टा लेना है, दैट इज 4/5 एंड 3/5। ओके, समझ में आ रहा है कि देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है एंड 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट है। साउथ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट के साथ में 37 डिग्री एंगल लेना है। तो यहाँ पे जिस साइड का एंगल रहता है उस साइड का कंपोनेंट cos रहता है, तो ये कंपोनेंट टुवर्ड्स ईस्ट कंपोनेंट क्या हो गया 50 cos 37, और नीचे है इसका डायरेक्शन नीचे है, मतलब दूसरा कंपोनेंट साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा एंड 50 sin 37। ठीक है, तो 50 cos 37 ईस्ट मतलब आई कैप डायरेक्शन में है, so one component will be 50 cos 37 i cap एंड दूसरा 15 sin 37, ये साउथ डायरेक्शन मतलब माइनस j कैप डायरेक्शन में है। so 50 cos 37 i cap प्लस 50 sin 37 माइनस j कैप, और माइनस साइन को मैंने j कैप का जो माइनस साइन है वो मैंने आगे ले लिया है। so 50 into 4/5 मतलब 40 आ जाएगा, माइनस 50 into 3/5 मतलब 30 आ जाएगा, 30 j cap। so any doubt in this case? अभी नेक्स्ट फोर्स 20 न्यूटन एंड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। देखिए ये कैसा डायग्राम निकालूंगा मैं,
नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। फोर्स कैसा है? 20 न्यूटन का है। नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, और 60 डिग्री एंगल विथ वेस्ट, तो ऐसा रहेगा। फोर्स कितना है? 20 न्यूटन का है। तो 20 न्यूटन का जिस साइड में एंगल है उस साइड, मतलब इस साइड का कंपोनेंट क्या रहेगा? 20 cos 60 रहेगा, एंड इस साइड का कंपोनेंट 20 sin 60 रहेगा। ये रहेगा माइनस आई कैप के डायरेक्शन में, और ये रहेगा जे कैप के डायरेक्शन में। ठीक है, तो फोर्स वेक्टर F बार इज इक्वल टू, पहले आई कैप का लिखता हूं, 20 cos 60 इन डायरेक्शन ऑफ माइनस आई कैप, ओके। उसके बाद जे कैप का लिखता हूं, प्लस 20 sin 60 इन जे कैप डायरेक्शन। ठीक है, तो F बार इज इक्वल टू 20 cos 60 मतलब 1/2, ओके, माइनस आई कैप, प्लस 20 sin 60 मतलब √3/2 जे कैप। सो F बार इज इक्वल टू 20/2 मतलब 10, और यहाँ पे माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस 20/2 मतलब 10 आई कैप, ओके, 20/2 मतलब 10 √3 जे कैप। So this is the force, minus 10 I cap plus 10 √3 J cap. So that will be your answer. ठीक है, so I am going to erase this now. अभी क्या करेंगे? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3D देखेंगे, ओके। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स in 3 dimension, rectangular components in 3 dimension, okay. Suppose this is x axis, this is suppose y axis, ठीक है, just a minute. Suppose this is your x axis, this is suppose y axis, and this is suppose your z axis. यहाँ पे 3 एक्सिस है, and all these are perpendicular to each other. These are perpendicular to each other. सभी एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे एक वेक्टर है, वेक्टर इज लाइक दिस, सपोज यहाँ पे इस तरह से एक वेक्टर है, दैट इज सपोज a बार, दिस इज वेक्टर a बार। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा? a बार का कंपोनेंट x डायरेक्शन में हो सकता है, y डायरेक्शन में हो सकता है, एंड z डायरेक्शन में भी हो सकता है, ओके। सपोज इसको मैं y लेता हूँ और इसको z लेता हूँ, दिस इज y, ओके, एंड दिस इज सपोज z। तो इस वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट सपोज इतना है, x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, उसके बाद y डायरेक्शन में मतलब पैरेलल टू y डायरेक्शन मतलब इतना कंपोनेंट है सपोज, एंड पैरेलल टू z सपोज इतना है, पैरेलल टू z, सपोज दिस इज ax bar, this is ay bar, and this is suppose az bar, okay. So these are the 3 components. अभी by polygon law में, by polygon law क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे इसका वर्ड्स लिखूंगा, कंसीडर ए वेक्टर, कंसीडर ए वेक्टर a bar in x y z coordinate system,
ठीक है, वेक्टर ए बार स्पेस में है, मतलब 3 डायमेंशन में है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ठीक है। एंड लेट ए एक्स बार, ए वाई बार एंड ए जेड बार, ए एक्स बार, ए वाई बार, ए जेड बार क्या है, आर components along x y and z डायरेक्शन है, z डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखता है कि पॉलीगॉन लॉ यूज करने पर ए एक्स बार प्लस ए वाई बार प्लस ए जेड बार मतलब ए बार आ जाएगा, ओके, बाय पॉलीगॉन लॉ। सो बाय पॉलीगॉन लॉ क्या हो जाएगा, ए बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस ए वाई बार प्लस ए जेड बार हो जाएगा, करेक्ट है ना। मतलब ए एक्स ए वाई, ए एक्स के एंड पॉइंट से ए वाई ड्रॉ किया है, ए वाई के एंड पॉइंट से ए जेड ड्रॉ किया है, ए एक्स बार प्लस ए वाई बार प्लस ए जेड बार क्या आ जाएगा हमें, बाय पॉलीगॉन लॉ ए बार आ जाएगा, ठीक है। अभी ए एक्स बार को मैं ए एक्स आई कैप लिख सकता हूं, सो देयरफॉर ए बार इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप बन जाएगा, ओके। ए बार इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, ए एक्स आई कैप, क्योंकि ए एक्स कौन से डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, ए वाई कौन से डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, और ए जेड जेड डायरेक्शन में है, ओके। सो देयरफॉर ए बार को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। सो 2D में क्या होता था, 2 डायमेंशन में ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे इतना ही रहता था। अभी 3D में क्या हो जाएगा, ओनली डिफरेंस इज दैट ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप आ जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। अभी हमें ए एक्स ए वाई एंड ए जेड निकालना है, ओके। वो कैसे निकालेंगे देखिए, लेट अल्फा बीटा एंड गामा, यहाँ पे 3 एंगल है, अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल्स मेड बाय वेक्टर ए बार विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अभी देखिए, मतलब इसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल किया है वो कितना है, अल्फा है। उसके बाद इसने जेड एक्सिस के साथ जो एंगल किया है वो बीटा है, ओके। ए बार ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल किया है वो कितना है, अल्फा है। वेक्टर ए बार ने वाई एक्सिस के साथ सपोज बीटा एंगल किया है, एंड जेड एक्सिस के साथ सपोज कितना एंगल किया है, गामा एंगल किया है, ओके। तो क्या हो जाएगा, so therefore what will happen, ax is equal to a cos theta, a cos alpha आ जाएगा, ay is equal to a cos beta आ जाएगा, and az is equal to क्या आ जाएगा, a cos gamma आ जाएगा, ओके। ऐसा क्यों आ जाएगा, देखिए, क्योंकि आपको पता है एंगल के साइड में जो कंपोनेंट रहता है वो cos कंपोनेंट रहता है ना, मतलब ए बार का जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए बार का जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट ए cos गामा रहेगा, ठीक है। ए बार का जेड को परपेंडिकुलर पूछा तो आ जाएगा ए sin गामा, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं ले रहे हैं, उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल रहे हैं ना ओनली। सो उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे रहेंगे, उसी डायरेक्शन में cos के ही कंपोनेंट रहेंगे, मतलब ए का जेड के डायरेक्शन में कंपोनेंट ए cos गामा, ए का y के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या रहेगा, a cos बीटा, एंड a का x के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या रहेगा, a cos अल्फा, ओके। क्योंकि एंगल के साइड का हमें कंपोनेंट निकालना है, इसलिए cos ही लेना पड़ेगा, इधर कहीं भी साइन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इन दैट डायरेक्शन कंपोनेंट निकाल रहे हैं, ओके। मतलब उसी डायरेक्शन में, एंगल के डायरेक्शन में कंपोनेंट रहता है cos, एंड
दूसरा कंपाउंड जो रहता है साइन, वो कंपाउंड अभी हम नहीं ले रहे हैं। तो फाइनली इस तरह से ये हो जाएगा a bar is equal to ax bar plus ay bar plus az bar, a bar is equal to axi plus ayz plus az के रहेगा। एंड यहाँ पे ax ay az का वैल्यू कितना रहेगा, ax is equal to a cos alpha, ay is equal to a cos beta and az is equal to a cos gamma। ओके, अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल कोसाइन बोलते हैं, डायरेक्शनल कोसाइन। ओके, तो डायरेक्शनल कोसाइन क्या रहता है, देखिए डायरेक्शनल कोसाइन, डायरेक्शनल कोसाइन ax, डायरेक्शनल कोसाइन मतलब cos। ओके, सो डायरेक्शनल कोसाइन क्या रहेंगे, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos gamma। ओके, सो डायरेक्शनल कोसाइन्स आर नथिंग बट these are cos अल्फा का वैल्यू, cos बीटा का वैल्यू एंड cos gamma का वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल कोसाइन्स बोलते हैं। ओके, मतलब डायरेक्शनल कोसाइन क्या रहेंगे, cos अल्फा मतलब ax डिवाइडेड बाय a रहेगा, ये हो गया फर्स्ट डायरेक्शनल कोसाइन, और डायरेक्शनल कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। उसके बाद cos बीटा मतलब ay बाय a रहेगा, एंड थर्ड डायरेक्शनल कोसाइन विल बी az by a, cos gamma is equal to az divided by a। सो इसको हम डायरेक्शनल कोसाइन बोलते हैं। तो इसके अगर क्वेश्चन आया एमसीक्यू में, अगर क्वेश्चन आ गया डायरेक्शनल कोसाइन का वैल्यू निकालिए, तो क्या करना है, cos अल्फा निकालना है मतलब ax by a निकालना है, या फिर cos बीटा निकालना है मतलब ay by a निकालना है, या फिर cos gamma निकालना है मतलब az by a निकालना है। ओके,